नमस्कार, मैं प्रीति सिमार। खबर फास्ट पर इस संवाद में नेताओं के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ेंगे हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। पेशे से डॉक्टर बनवारी लाल ने राजनीति में कदम रखा और एक राजनेता बने। इन्होंने 2014-2019 में हरियाणा सरकार में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर बनवारी लाल के पास सहकारिता, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, जिनसे जुड़े सवाल पर लेंगे डॉक्टर बनवारी लाल से सीधे जवाब। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक करियर पर। राजनीतिक सफर पर अगर देखें, नजर डालें, 2014 में राव इंद्रजीत के साथ डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी में शामिल हुए। राव इंद्रजीत के समर्थक माने जाते हैं, काफी करीबी उनके रहे हैं। लंबे समय तक बावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एसएमओ कार्यरत रहे और लंबे समय तक बावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एसएमओ उन्होंने काम किया। मूल रूप से नारनौल निवासी हैं डॉक्टर बनवारी लाल और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस संवाद खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, शुरुआत करेंगे। फिलहाल देश कोरोना काल से जूझ रहा है। रेवाड़ी की बात कर लें, जिस वक्त प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, रेवाड़ी एकमात्र ऐसा जिला था जहां पर जो ग्रीन जोन में था, लेकिन एकदम से मामले सामने आए। कहां चूक हुई और अब क्या चौकसी बरती जा रही है? रेवाड़ी जनता ने, जिस देश के प्रधानमंत्री ने जो भी अपील की, उसको बड़ी ईमानदारी से पालना की और उसी का नतीजा रहा कि जोन में रहा। लेकिन हमारे चारों तरफ जैसे गुड़गांव है, मेवात है, झज्जर है, सारे जिले कोरोना से इफेक्टेड थे। तो वहाँ से हमें डर था कि बाहर से कोई आदमी आके हमारे यहाँ कोरोना को फैला सकता है। और यही हुआ कि कुछ लोग, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ जो डेली अप डाउन करते हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ जिले में कोरोना के पेशेंट आए। और अब हमने प्रशासन को पूरे दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारी सीमाएं हैं, दिल्ली की सीमाएं हैं, उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाए ताकि कोई भी आदमी यहाँ ना आए और कोरोना आगे ना फैले। और प्रशासन पूरी तरह से, हमारा जो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी ने अच्छा काम किया है। और उन्हीं के प्रयासों से आज जो कोरोना के बहुत कम केस रेवाड़ी के अंदर हैं, मैं उनको इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। और अब भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे 9 मरीज अभी एडमिट हैं, उनमें से भी सभी ठीक हैं और जल्दी उनकी छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद हमारा जिला फिर से ग्रीन जोन में आ जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही रेवाड़ी एक बार फिर से ग्रीन जोन में आए। अगर हम गन्ना किसानों की यहाँ पर सर बात करें, गन्ना किसानों का एक मुद्दा हमेशा से रहा है कि बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये बोझ है कि वो किसानों का गन्ना बकाया जो भुगतान है वो पूरा नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब जब ऐसी स्थितियां बन गई हैं तो कैसे निपटेगी सरकार इससे? देखो, अभी तक जो गन्ने की पेमेंट है वो हमने की है और आगे भी जल्दी ही इसको हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान हमेशा इस मुद्दे का प्रदर्शन करते हैं। अगर हम तो करीब 18,000 करीब ये आंकड़ा है और कहीं ना कहीं सर ये क्या स्थायी नहीं हो सकता या इसमें दिक्कत? देखो, ये तो आपको पता है कि जितने भी सभी घाटे में वो हम किसान को भरपाई कर हमारा पेमेंट के कोई देश के अंदर नहीं आने के लिए इसके लिए स्कीम बना रही है इस पर तरफ से। हम चाहते हैं तो बिल्स रहे हैं तक में और के बाद हम से पहले
की बिजली पैदा होती है। चीजों से का जो हाल कोरोना वायरस तोड़ने ऐसे में पड़ा है नदी का बड़ा होता दिखाई दे रहा है। इससे निपटने की गई है क्या कुछ जिस तरीके से लॉकडाउन में चीनी का उत्पादन उसकी बिक्री जा रही है क्योंकि चीजें अब एक बिक्री होके नहीं है उस चलो लोग खुले और सभी गतिविधियां अपने आ, तो ये समस्या भी खत्म हो जाए। जी तरीके से जब से आपने मंत्री पद संभाला के व्यक्तियों को लेकर हमेशा आप प्राथमिकता के तौर पर ये कहते हैं अपने क्षेत्र का करेंगे और मनेठी की बात शुरू से उठी, काफ़ी विवाद हुआ और मनोहर लाल की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से इसका ऐलान भी किया गया, लेकिन अब ये मामला कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या दोबारा से इस पर आप कोई पहल करेंगे? क्या सोचते हैं? ऐसा है कि कहीं भी ठंडे बस्ते में नहीं है। जी केंद्र सरकार की तरफ से इसका बजट भी स्वीकृत हो चुका है। जी सिर्फ हमारे यहाँ जो जमीन का डिस्प्यूट था कि वो जमीन फॉरेस्ट के अंदर आ रही थी, तो उस जमीन का हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट गांव वालों से मिल करके गांव की प्राइवेट जमीन हम सरकार खरीदेगी और वो वहाँ पर हम उसको एम्स को बनाएंगे। और जल्दी ही, ये कोरोना की वजह से डिले जरूर हो गया, जो ही हम इससे उभरेंगे और जल्दी ही इसका हम समाधान करेंगे और हम अमेठी एम्स को बनवाएंगे। तो जो इसमें क्योंकि आपका भी पहले बयान सामने आया था इस पर जल्द ही हम काम करेंगे, जो ज़मीनी अड़चन है उसको भी दूर किया जाएगा, तो कब तक उम्मीद की जाए? क्योंकि लोग इसको लेकर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब सरकार इस पर कदम उठाए। देखो, अब मैंने कहा ना कि जी कोरोना की वजह से हम लोगों से संपर्क नहीं कर पाए और जो ही इससे हम छुटकारा पाएंगे तो हम जी जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। गांव वाले भी पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी जल्दी हमारी जो ये पोजीशन, जो हमारी सिचुएशन सुधरती है, उतना ही जल्दी हम इस पर काम करेंगे। जी बावल विधानसभा क्षेत्र आपका है, यहाँ पर आप लगातार काम कर रहे हैं। कई सारी कुछ सारी सुविधाएं हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बावल पीछे रहा और आपकी कोशिश यही है कि उन सुविधाओं को वहाँ पर लेकर आया जाए। जैसे हम एजुकेशन की अगर बात कर लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, साथ ही यहाँ पर कैनाल के ज़रिए गाँव में पानी पहुँचाने की एक प्राथमिकता आपकी रही है। तो इन सब कामों में से आप कितने प्रतिशत काम करवा चुके हैं, कौन कौन से रह गए हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे और जनता भी यही जानना चाहती है। देखो, जो हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है, इसमें खासकर पानी की बड़ी समस्या थी जी और हमने वैसे तो पूरे प्रदेश में ही जब पब्लिक हेल्थ विभाग हमारे पास था, जी तो हमने पूरे प्रदेश में ही काफी काम किया, लेकिन दक्षिणी हरियाणा उपेक्षित था और उसमें ज्यादा काम हुआ। जी और हमारे जितने भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे बावल, खासकर बावल विधानसभा क्षेत्र के, उसमें से मेरे ख्याल 2 या 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। बाकी सब प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं जी और पानी की समस्या हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र में अब नहीं है। जहाँ तक अ, सड़कों हम की बात चाहे है, जी जहाँ तक सड़कों की बात है, हमारे विधानसभा के अंदर कोई भी इंटर विलेज कनेक्टेड जो रोड हैं, कोई खराब रोड नहीं है, सब रोड हमारी अच्छी है। और उसके जी साथ साथ लगभग हमने 50 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से भी बनवाई, तो सड़क की भी हमारे कोई समस्या नहीं है। इसी जी तरह बिजली के हमने 3 सब स्टेशन बनवाए 33 केवी के, सुभाषेड़ी, आपका कमालपुर और मोहनपुर, जी और वो हमारी सरकार आने के बाद ही हमने बनवाए और जनता के हवाले किए भी 2 साल हो गए, तो बिजली की समस्या भी खत्म होगी। और 3 सब स्टेशन हमारे अभी अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है और उनका काम चल रहा है 33 केवी के। उसके बाद एक 140
केवी का भी 132 केवी का भी सब स्टेशन का काम चल रहा है। तो बिजली का भी हमारा लगभग जो हमने सोचा था वो काम लगभग पूरा होने जा रहा है। और जो शिक्षा की बात करें जी तो हमारे भावल के अंदर एक बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज होता था जो 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक का शिकार होने की वजह से उसको यहाँ से पोल शिफ्ट कर दिया गया था। जी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, जब 2015 में बावल में आए थे तो हमने उनसे मांग रखी थी और उसी टाइम उन्होंने उसी साल यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस शुरू की और उसके बाद यहाँ सुंदर 80 करोड़ रुपए की लागत से एक सुंदर भवन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार होगी और उसका उद्घाटन करे भी लगभग 2 साल हो गए। और आज उसी कॉलेज के अंदर एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी चल रही हैं। जी इसी तरह हमारे क्षेत्र में जी बावल शहर के अंदर एक महिला कॉलेज की कमी थी। जी वैसे तो कोएड कॉलेज ऑलरेडी बावल के अंदर है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि लड़कियों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने एक महिला कॉलेज भी बावल के अंदर 2 साल पहले शुरू करवा दिया। और उसके लिए भी हमने एक प्राइवेट आदमी से, जिसने अपनी जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दान की है, 5 एकड़ जमीन, उस पर उसका भवन अब हम बनवाएंगे जल्दी ही। और जहाँ तक सीवरेज, जो बावल के अंदर जो रेस्ट ऑफ द बावल था जो पहले रह गया था, उसमें भी सीवरेज की सारी व्यवस्था हमने करवा दी है। बिजली की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करें, स्वास्थ्य के अंदर हमारा जो बावल का जो हॉस्पिटल था उसको ट्रॉमा सेंटर में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमारे बावल के अंदर एक 100 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल भी, उसकी शिलान्यास भी 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी हुई है और उसका भी काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो हमारे एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो 1995 में शुरू किया गया था, शुरू नहीं किया बल्कि नींव रखी गई थी, वो नींव रखी रहेगी, उसको भी हमने 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी और उसकी भी बिल्डिंग बनकर वहाँ भी कॉलेज शुरू हो गया है। तो ये हमारे सारे काम जो हमने सोचे थे सब काम सिरे चढ़ गए और जो भी बच रहे हैं वो जल्दी हम पूरा करवाएं। जी इस दौरान आपने जो है कई सारी मंडियों में भी जाके हालातों का जायज़ा लिया, साथ ही साथ क्योंकि ये भी बयान आया था आपकी तरफ से कि एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा। गन्ना मिलों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं फिलहाल, और साथ ही साथ क्या कोई रोड मैप, क्योंकि अब जो स्थिति देश में बनी है उसके बाद सरकार जो है, विभाग जो है, अपनी अपनी तरफ से आगे जब चीज़ें सामान्य होंगी तो उनसे निपटने के लिए, क्योंकि नुकसान अब काफ़ी उठाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कोई रोड मैप, कोई प्लानिंग तैयार की जा रही है? हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी डिस्टर्ब हुई है और पूरी दुनिया की हुई है। तो इसके लिए हमें काफी एहतियात बरतने पड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो फिजूल के जो खर्चे हैं, उनको कम करते हुए हमें अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें विभाग में काम करना होगा ताकि जो हमारा ये घाटा है उसको पूरा किया जाए। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है हरियाणा की चीनी मिलों में गुड़ उत्पादन का काम भी सरकार की तरफ से शुरू किया जाएगा। इस बारे में भी आपसे हम जानकारी चाहेंगे। ये क्या है कि गुड़ पहले जो कोल्हू से बढ़ता था तो वो लगभग बंद हो गया है, लेकिन आजकल चीनी की बजाय गुड़ की ज्यादा डिमांड है। तो सरकार सोच रही है कि भाई शुगर मिल्स में गुड़ का भी उत्पादन शुरू किया जाए, अच्छी क्वालिटी का गुड़ तैयार किया जाए ताकि लोगों को गुड़ की सुविधा मिल सके। जी, तो ये कब से शुरू करने की सरकार की मंशा है और कितनी मात्रा में इसको तैयार किया जाएगा? क्योंकि चीनी मिल को भी उतना ही तवज्जो दी जाएगी जितना गुड़ उत्पादन को दी जाएगी, उतनी चीनी उत्पादन को भी तवज्जो देने की सरकार की मंशा होगी, तो ये कब से शुरू होगा? ये अगले सीजन से ही शुरू हो पाएगा और हम ये इस बात का तो ध्यान रखा जाएगा कि शुगर इफेक्ट ना हो और गुड़ का भी प्रयोग हो और शुगर का भी प्रयोग हो। लेकिन सरकार को अब, क्योंकि हरियाणा में चीनी मिल का अच्छा उत्पादन होता है, तो गुड़ के उत्पादन के लिए सरकार ने यहाँ पर किस तरीके से सोचा और आगे क्या इसके लाभ होते हुए सरकार देख रही है, तो ये फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया? देखो, गुड़ की भी मैंने कहा कि लोगों की काफी डिमांड है और पहले जो कोल्हू से बनता था वो अब लगभग बंद सा हो गया है। तो इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि भाई शुगर मिल्स के अंदर गुड़ बनाया जाए ताकि जो लोगों की डिमांड है वो पूरी हो।
जी, अगर हम आपके क्षेत्र की बात कर लें, फिलहाल लॉकडाउन है, प्रवासी मजदूरों का लगातार पलायन जारी है। आपके क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, तो आपके क्षेत्र में किस तरीके से इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, हमारा जो बावल क्षेत्र है इंडस्ट्रियल एरिया है, जी, और यहाँ लेबर की समस्या आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी, क्योंकि इस समय जो माइग्रेंट लेबर थी वो ज्यादातर लोग जा चुके हैं। लेकिन अभी शुरुआत के अंदर 50% स्ट्रेंथ के साथ जो उद्योग शुरू किए गए हैं, थोड़े दिन से काम चलाया जाएगा। उसके बाद जो स्थिति सामान्य होगी, तो जो लोग आज अपने प्रदेश गए हैं वो लोग वापस भी आएंगे, और उसके बाद सामान्य स्थिति हो जाएगी। जी। किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है अभी फ़िलहाल जो, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है बावल, तो औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार किस तरीके से सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि रेवाड़ी में जिस तरीके से मामले आए हैं एकदम से, उनको रोकने के लिए कि अब जो औद्योगिक इकाइयाँ खुली हुई हैं, क्योंकि छूट जो दी गई है उसके बाद हम सब देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं इसे आप एक वजह मानते हैं अब जो आंकड़े बढ़ रहे हैं? ये बात तो निश्चित है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी वजह से ही कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं। लेकिन अब जो उद्योग शुरू किए हैं उनके अंदर जो भी कर्मचारी आएगा जी, उसकी टेस्टिंग होके आएगा, जी। और उसको मास्क की जरूर लगाना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी, और सैनिटाइजेशन वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि कोरोना वायरस ना फैले। जी बिल्कुल, आप भी एक डॉक्टर हैं और आपका खुद का भी एक हॉस्पिटल है रेवाड़ी में। क्या आप अब इस वक़्त में, क्योंकि कोरोना योद्धा की तरह हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। आप इस पर उन डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे, और आप क्या खुद भी इस दौरान जो हैं लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स हैं, जी, स्टाफ नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब को, वैसे तो सभी लोगों का सहयोग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो पत्रकार भाई बंधु हो, चाहे हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन हो, जी, क्योंकि सभी ने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई में सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से आपने कहा कि भाई संदेश, तो मैं यही देना चाहूंगा कि आगे इस कोरोना की बीमारी से बचने के लिए जी, हम सब लोगों को मास्क पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए, और जो एक दो दो गज की दूरी का जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है उसको भी हमें मानना चाहिए, और सैनिटाइजेशन का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तब ही हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस बीमारी से जीतने के यही मंत्र हैं। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लोगों से अपील की, उस अपील का पूरी तरह पालना करते हुए इस बीमारी को इस देश से भगाएं। जी। साथ ही साथ हमने कई बार देखा, आप जब कई गांव के दौरे पर निकलते हैं तो लोगों से कुछ ना कुछ समाज हित को लेकर ज़रूर अपील करते हैं। कई बार आपने लोगों से बार-बार पौधे लगाने की, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की अपील की है। साथ ही साथ एक पानी की समस्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं बावल में है, और फिलहाल ये समस्या देखने को मिल रही है। तो आप पानी की एक-एक बूंद बचाने की भी लोगों से अपील करते हैं। लेकिन अपने स्तर पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बावल में नहरी क्षेत्र, नहर से जो पानी की आपूर्ति लोगों को की जाती है, लेकिन अब कहीं न कहीं उस पानी में कमी हो रही है। तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं आपके विभाग की तरफ से, कि आगे कोरोना काल में लोगों को पानी की किल्लत से तो ना जूझना पड़े? देखो, इसके लिए तो हम लोगों से अपील करते हैं कि जल की एक एक बूंद को बचाना है हमें, क्योंकि जल लिमिटेड है और आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हमें पानी को बचाना है, और इसको संरक्षित भी करना है, इसको जी। बचा के इसको कंजर्वेट भी करना है इस पानी को, और जमीन को रिचार्ज करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को पानी की कोई दिक्कत ना हो। जी। अभी हाल ही में बावल के कुछ 32 गांव हैं जो पेयजल सप्लाई की समस्या वहां पर बनी हुई है। बरधाना गांव मैं आपको बताना चाहूँगी, ये इस गांव का नाम है, जहां पर जलघर में जो है यहाँ शहरों में भी पानी की आपूर्ति इसी से की जाती है, लेकिन अब जलघर में पानी की कमी है।
ये बात ठीक है कि जब नहरी जो पानी हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट से पानी नहीं मिल पाता तो उसके बाद दिक्कत तो स्वाभाविक है। लेकिन ये लंबा समय तक नहीं चलती। गर्मी के अंदर टेल तक पानी नहरों में नहीं पहुंचता तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है और उसमें हमें राशनिंग भी करनी पड़ती है। और इस समस्या से निपटारा तभी पाया जाएगा जब हम कंट्रोल पानी का यूज करें और राशनिंग भी करनी पड़ जाती है। कई बार जब पानी नहर से नहीं मिल पाता तो यही दिक्कत है, अदरवाइज वैसे पानी की कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार की तरफ से इस स्तर पर इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई गई है, कोई प्लान तैयार किया गया है? सरकार इस पर काम कर रही है कि नहीं? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रेणुका डैम है एक और 2 डैम और हैं, उनके लिए एक MOU साइन किया है और उस पर काम चल रहा है। जब हमारा उन बांधों का जो पानी है वो आ जाएगा तो उसके बाद हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, उस पर काम चल रहा है। जी, तो कब तक उम्मीद की जा सकती है उस काम को खत्म होने की, कब तक पूरा हो जाएगा वो? देखो, अभी इसका तो फिक्स समय तो नहीं बता सकता, लेकिन इस पर काम चल रहा है और प्रयास रहेंगे जल्दी ही इस पर काम मतलब इसको पूरा किया जाए। जी, फिलहाल अगर देखें कोरोना की अगर हम बात कर लें तो कोरोना लगातार तेजी से फैल रहा है। जो छूट केंद्र सरकार की तरफ से दी गई और राज्य सरकारों ने अपनी गाइडलाइन जारी की, उसके तहत भी कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अब हमें इसके साथ ही जीना होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि छूट इसलिए दी गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरे की भी तो घंटी है? देखो, अब तो यही है कि हम सावधानी बरतेंगे तभी कोरोना से निजात पा सकते हैं। जी, लॉकडाउन का मतलब ये था कि हम उस समय में तैयारियां कर ली कि इसके बारे में पता लग गया क्या क्या हमें हॉस्पिटल बनाने हैं, क्या पीपीई किट चाहिए, क्या हमें टेस्टिंग की सुविधा चाहिए, ये सब चीजें हम इसके लिए प्रिपेयर हो गए। लेकिन अब हमें सिर्फ सावधानी ही बरतेंगे तभी हम इससे छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए जो भी हमारा मास्क पहन के निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजेशन का पालन करना, ये सब चीजें ही हम कर पाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर नहीं आएगी। जी, आखिरी में आपसे फाइनल कमेंट में हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जो स्थिति है पूरे विश्व की ही ऐसी स्थिति है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने अभी जो आत्मनिर्भर भारत की जो योजना के लिए पैकेज दिया है, उस पैकेज से हम लोग सब उभर कर आएंगे और दोबारा से देश की जो आर्थिक जो स्थिति है और वो दोबारा से बहाल होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जिन्होंने कोरोना काल को लेकर और अपने विभाग की तरफ से क्या कुछ इनके क्षेत्र में काम किया जा रहा है उसको लेकर इन्होंने जानकारी दी। जैसे कि इन्होंने मनेठी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही कि ये ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि इस पर अब आगे काम होगा। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन पर सरकार आगे काम करेगी। फिलहाल मेरे साथ इस संवाद में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।